नमस्कार। अगले चैप्टर पे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये वाला भी चैप्टर जो है 10वां नंबर का इकोनॉमिक सर्वे का, इसमें से भी एक या दो प्रश्न डेफिनेटली आएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इससे पहले वाला चैप्टर 9वां, 10वां, 11वां, ये तीन चैप्टर और इकोनॉमी का पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर जो है और इंडेक्स जो दो डिस्कस करेंगे अपन, इन 5 में से आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे? और क्या चाहिए आपको मित्रों? 75 में से आपको 10 क्वेश्चन मिल गए, बहुत है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन टॉपिक है। जो डेटा दे रखा हूँ उसको भैया देख लो, थोड़ा मोड़ा कुछ उसमें बेसिक से वो आपको समझना है तो राजकोषीय नीति वाला चैप्टर है, उसको उठा लेना। राजकोषीय प्रबंधन, फिजिकल मैनेजमेंट। फिजिकल मैनेजमेंट में यदि हम राजस्थान का देखते हैं तो हमारा राजस्व घाटा कितना है? 25,870 करोड़ राजस्व घाटा। मतलब कि हमारी जो राजस्व आय है उससे ज़्यादा हमारा क्या है? राजस्व खर्चा है। और राजस्व खर्चा क्या होता है? ऐसे खर्चे जिनसे हमारी कोई संपत्ति क्रिएट नहीं होती है या लाइबिलिटी में हमारी कमी नहीं होती है। रोजमर्रा के पेन, कॉपी, पेंसिल, पन्ने लाने हैं ऑफिस के लिए, प्रकार के खर्चे हो गए, तनख्वाह देनी है आपको, दैनिक दिन के खर्चे हो, सब इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए, जीएसटी क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान के स्थान पर 7,262 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत करने के घटक को समायोजित करने पर जो राजस्व घाटा राशि है वो कितनी रह जाती है? 18,602, जो 2020 और 21 के राजस्व घाटे से कम है। ये बताना चाहते हैं कि देखो हमारा जो राजस्व घाटा दिख रहा है ना वो ज़्यादा तो है, लेकिन उसमें आपने ये वाला कंपोनेंट देखा नहीं है। कौन सा वाला? जीएसटी क्षतिपूर्ति के अनुदान के स्थान पर हमने क्या ले लिया? इतना ऋण ले लिया, 7,268। कहने की बात ये है, क्लियर? तो दोनों डेटा याद रखना। एग्जामिनर आपसे शैतानी कर सकता है इससे ज़्यादा एक्सटेंड पर, लेकिन शैतानी करने नहीं जाएगा। 25,870 और 18,602। 18,602 कब रहेगा? जब आपका इसको ऋण जो है 7,268 करोड़ का स्वीकृत करने के पश्चात, समायोजित करने के पश्चात 18,602। इनिशियली किसको ही याद रखना है? 25,870 को याद रखना है। हमारा राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा को आप क्यों मान के चलेंगे? आपने कितना कर्जा माथे चढ़ा रखा है? एब्सोल्युटली कर्जा 48,238 करोड़ रुपए का कर्जा है, जो हमारा जीडीपी का कितना है? 3.96% है। एफआरबीएम एक्ट अपन ने देखा है, उसमें कितना होना चाहिए? 3.5% होना चाहिए, तो ज़्यादा है। अब ये आगे इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ऋण को राजकोषीय घाटे में से कम करने के पश्चात हमारा राजकोषीय घाटा केवल कितना रह जाता है? 40,278 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है? 3.31%। कितना है मेरे मित्र? 3.31% है। क्लियर है? ये भी ध्यान रखना, आपको एग्जाम पूछ लेगा कि ऋण को घटाने के पश्चात राजकोषीय घाटे, ऋण को राजकोषीय घाटे में से कम करने की स्थिति में राजकोषीय घाटे की राशि केवल कितनी रह जाती है? 40,278 करोड़ रह जाती है। अब उनको डेटा कौन सा याद रखना है? 48,238 का याद रखना है। चलिए एक डेटा और देख लो साथ साथ। प्राप्ति, ये आपने देखे खर्चे, प्राप्ति और व्यय स्टेट में हम कितनी कर रहे हैं ये देख लो कि तिजोरी में पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना जा रहा है, उसका एक बड़ा प्यारा सा आकलन है, ये देख लो। इसके बाद जो टेबल अपन करेंगे उसमें सारे डेटा आपके साथ सेट होते चले जाएंगे, चिंता मत करना। 2020-21 को हमारा जो रेवेन्यू रिसीप्ट था वो कितना है? 36.94। कितना है मित्र? 36.94% है। कितना है? रेवेन्यू रिसीट, मतलब जितनी भी आय हो रही है आपकी, उस आय में रेवेन्यू रिसीट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 36.94। देखो ये ग्रोथ है 36.94। ध्यान रखना आप कि कितनी ग्रोथ हुई है आपकी? 36.94% रेवेन्यू रिसीट्स में ग्रोथ हुई है पिछले साल से। अच्छी बात है, मतलब पिछले साल 100 रुपये कमाए थे तो इस साल आपने 136 रुपये कमाए हैं। ध्यान रखना कितनी रेवेन्यू रिसीट में ग्रोथ हुई है? 36.94। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो ये रेवेन्यू जो आ रही है आपके पास, राजस्व आय आ रही है, इस राजस्व आय में हमें ये भी देखना है कि कौन सा कंपोनेंट कितना आ रहा है। ठीक है, अभी हम आगे और देखेंगे। मोटा मोटा ये याद रखो आपकी, सबसे ज़्यादा यदि हमें राजस्व प्राप्त होती है तो हमारे खुद के कर से प्राप्त होती है, राज्य के स्वयं के कर से हमें प्राप्त होती है। हम जो कर लगाते हैं स्टेट का जो पोर्शन है उससे कितना मिलता है? 24.09% मिलता है। कितना मिलता है? 24.09%।
इसका भी बाइफिकेशन एक बार देख लो 24.09 जो हम स्वयं कर लगाते हैं राज्य में, उसका भी बाइफिकेशन देख लो। स्टेट जीएसटी का इसमें पार्ट कितना है, 32.51% है। कितना है, 32.51% है। दूसरे नंबर पे कौन से, जितनी भी जमीन जायदाद इत्यादि आप खरीदते हो और ये स्टैम्प शुल्क वगैरह और कंपनी का और फॉर्मेशन करते हैं, इसमें मुद्रांक और पंजीयन शुल्क अपन को देना पड़ता है सरकार को। दूसरे नंबर पर वो है 22%, मतलब 32 के बाद सीधे 10% कम 22 पे। उसके बाद जो विद्युत शुल्क अपन लेते हैं, कैसे याद कर लोगे, तीसरे नंबर पर करंट लग गया। क्या लग गया, करंट लग गया। 3 है ना, 1 2 3, तो विद्युत शुल्क भी आपके कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पर है। उसके पश्चात है राज्य आबकारी। ये जो जितने भी दारू की दुकान खुल रही है या दारू पीने वाले हैं, कोवा पीने वाले हैं, उनका राज्य में देख लो कितना बड़ा योगदान है। वो बेचारे लड़खड़ा के कहीं गिर जाते हैं तो उन पर अब दया करना कि भैया उन्होंने राज्य का भार उठा रखा है, भैया कितना परसेंट, 20%। उस भार से दबे जा रहे हैं, राज्य को चलाने के भार से दबे जा रहे हैं, इसलिए कहीं नाली में पड़ जाते हैं, कहीं चौराहे में पड़ जाते हैं। और राजस्थान में तो ऐसी जबरदस्त बात हो गई, हर चौराहे चौराहे दारू की दुकान खुल गई है। क्या बोला मैंने, हर चौराहे चौराहे दारू की दुकान खुल गई है। और मजे की बात और देखो मित्र, वो जो दारू की दुकान खुली है ऐसी खुली है जैसे कोई बढ़िया से कोई शॉपिंग मॉल खोल दिए हो। क्या महिला क्या बच्चे सब घूमो अंदर जाके, पतन करने की कितनी बड़ी पराकाष्ठा चल रही है। अब देखो चौराहा बोला मैंने, तो ये चौथे नंबर पर है। हर चौराहे पे दारू की दुकान, मतलब रेवेन्यू में हम चौथे नंबर पर हैं। करंट विद्युत शुल्क तीसरे नंबर पे है। सेल्स टैक्स 5वें नंबर पे है। और जो आप गाड़ी घोड़ा खरीदते हो उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हो, टैक्स देते हो, वो कौन से नंबर पे है मेरे मित्र, 6ठे नंबर पे है। स्टार्टिंग के 3 ध्यान रहेंगे, एसजीएसटी, मुद्रांक, और उसके पश्चात तीसरे नंबर पर विद्युत शुल्क। एसजीएसटी का कितना परसेंट है, 32%। मुद्रांक एवं शुल्क का 22%। और उसके बाद है विद्युत का है 21%। फिर राज्य आबकारी 19.83%। व्यय की प्रवृत्ति देख लें। कुल व्यय भार में रेवेन्यू रिसिप्ट का कितना योगदान है, 78%। मतलब कि 100 रुपये आप खर्चे कर रहे हो, उसमें आपको रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब जो रेवेन्यू से आय मिल रही है, उसका योगदान कितना है, 78.41%। क्लियर है। बाकी का जो खर्चा कैपिटल रिसिप्ट और ऋण लेके हम पूरा कर रहे हैं 21.62%। ये ध्यान रखना। आप तो अगर 78.41% याद कर लेना तो बचा हुआ जो भी व्यवहार है वो कहां से पूरा कर रहे हो, कैपिटल रिसिप्ट से या फिर ऋण लेके पूरा कर रहे हो। एक और मजेदार बात देख लो, योजनाओं पर कितनी व्यय राशि आप कर रहे हो, 1.38 लाख करोड़। नहीं, 1.38 लाख करोड़ हम क्या कर रहे हैं, जो भी कल्याणकारी योजना इत्यादि चला रहे हैं उस पर 1.38 लाख करोड़, 1.38 लाख करोड़ क्या कर रहे हैं मित्र, खर्चा कर रहे हैं। क्लियर है। योजनाओं पे भी हमने पिछले साल यदि 100 रुपये खर्च किए थे तो इस साल कितने कर रहे हैं, पिछले साल मतलब ये तो क्या पिछले साल का डेटा है ना, 21-22 का, कितने कर रहे हैं मेरे मित्र, 35.85। कितने कर रहे हैं, 35.85% हमने ग्रोथ कर दी, मतलब बढ़ा दिया खर्चा योजनाओं पर। क्लियर है। एक और मजे की बात देखो, सब नौकरी पा रहे हैं ना राज्य में, वेतन एवं मजदूरी। क्यों बाप कहने का पीएम बेचारा बावड़ा बोलता रहता है बार बार कि ये फ्री की रेवड़ी बंद करो, फ्री की रेवड़ी बंद करो। कल को पाकिस्तान से लड़ना पड़ जाए, ये चीन से अगर लड़ाई हो जाए तो फिर आलू प्याज के दाम बढ़ जाएंगे, तो तुम देश बेच खाओगे फिर। है? तो कहते हैं कि ये बंद करो भैया, जितनी भी फ्री की रेवड़ी हैं, 10-5 साल रुक जाओ, नहीं मरोगे अगर नहीं करोगे तो। रोटी पानी मिल रही है ना, नहीं मानेगी लेकिन दुनिया। है दमादम पॉलिटिकल पार्टी, ये लो इतने फ्री इतना फ्री, ये बहुत घातक है मित्र। अब आप देखो कैसे घातक है। अरे भैया वेतन और मजदूरी पे कितना खर्चा हो जाता है आपका, 36%। मतलब 100 रुपये में से वेतन एवं मजदूरी पे 36 रुपये तो आपके चले जाते हैं। राज्य के लिए बचा कितना, 64 रुपये बचे। 64 रुपये में पूरे से पूरा राज्य चलाना है। अब अगली बात देखो, ये वेतन और मजदूरी में मेरे मित्र जो रिटायर हो गए वो इनकी पेंशन जाती है, वो तो मैंने अभी शामिल ही नहीं किया। और जो भुगतान करते हैं ब्याज का, हाँ अभी तो मूल नहीं, ब्याज का भुगतान भी जितना हो रहा है वह भी मैंने अभी शामिल नहीं किया है। और मजे की बात देखो,
इसमें और बढ़ोतरी कितनी हो गई है, 10.65% की बढ़ोतरी और हो गई है। क्लियर है? तो ये लगभग जाके पहुंचता है 50%। अब आप बताओ, आपके पास बचे 50 रुपये, 50 रुपये से 50% जो पैसा आपके पास है, उससे इस पूरे राज्य की आपको योजनाएं भी चलानी है। चला एक पुल बनता है ना, धारीवाल जी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए कोटा चमकाने में, जितना बचेगा उतना तो कोटा चमकाने में चले जाएगा। गांव गांव ढाणी ढाणी में कहां से विकास करोगे मेरे मित्र। और एक बात देखो, ये जो सड़क बनती है ना 1 किलोमीटर की 7 फीट वाली, जो 7 फीट, हाँ 7 फीट में 30 फीट वाली, 30 फीट भी नहीं है यार, 30 फीट थोड़ी हो जाएगी, 15 फीट वाली जो मोहल्लों में गली में सड़क बनती है 15 फीट वाली, 1 किलोमीटर की उसकी कॉस्टिंग आती है 25 लाख रुपए। तो रोड बनती है, फिर साफ रोड पे फिर बन जाती है, साफ रोड मतलब रोड बढ़िया है, उसमें फिर रोड ऊपर डामर डाल देते हैं। तो आप देख कहाँ से चलेगा राज्य, उसके ऊपर से फिर फ्री की रेवड़ी करके राज्य को, इस देश का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। चलिए ये ध्यान में आ गया आपको। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का भैया हमारा बजट कितना है, 1.68 लाख करोड़। कितना है, 1.68 लाख करोड़। ये समग्र व्यय का हम कितना है, 71%। कितना है मित्र, 71%। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पे कितना खर्चा कर रहे हैं हम, 1.68 लाख करोड़, मतलब 71.9%। अब आप ये देख रहे होंगे साहब यहाँ 36 हो गया, यहाँ 31 हो गया। अरे भैया लोन ले रहे हैं, चिंता मत करो, सर के माथे हर साल कर्जा बढ़ा रहे हैं। चलिए एक बार ये इंपॉर्टेंट डेटा एक बार फिर से देख लो भैया, डेफिनेटली प्रश्न आता है। पिछली बार तो सीक्वेंस आया था, इस बार श्रम के कर राजस्व का भी सीक्वेंस पूछ सकते हैं। प्राप्तियों की बात कर लेते हैं। 21-22 में हमारी ग्रोथ कितनी रही है, रेवेन्यू रिसीट में 36.94% रही है। अब जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका है, स्वयं के कर राजस्व का, जो कितना है 24.09%। सबसे ज़्यादा इसके अंतर्गत भी स्वयं के कर राजस्व में हमें कहाँ से भैया पैसा मिलता है, SGST से मिलता है। SGST के बाद हमें किससे मिलता है, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क से मिलता है। तीसरे नंबर पर कौन सा है, विद्युत। चौथे नंबर पे, चौराहे पे कौन से हैं, आबकारी। पांचवे पे सेल्स टैक्स, छठे पे वाहन कर। क्लियर है। व्यय की प्रवृत्ति को देखता हूं तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो हमें आ रही है, ये व्यय का कुल का कितना पार्ट है, 78%। कितना है, 78% है। योजनाओं के लिए व्यय राशि हमने कितनी तय करी है, 1.38 लाख करोड़ करी है। ये कितना ग्रोथ है, पिछले साल से 35% हमने योजनाओं पर राशि बढ़ा दी है। जितनी भी अशोक गहलोत जी देख रहे हो धमाधम इलेक्शन मोड में जगह जगह जा जाके योजनाओं पर योजना जो मांगो ले, ये जो काम कर रहे हैं वो सब 35% बढ़ेगी बढ़ेगी। अगले साल और देखना कितनी बढ़ेगी। वेतन एवं मजदूरी पे कितना भैया खर्चा कर देते हैं हम, 36%। व्यय की प्रवृत्ति बता रहे हैं, जो आपका कोष में पैसा है उस कोष में पैसे में से 100 में से 36% तो हम वेतन एवं मजदूरी पे खर्च कर देते हैं, जो पिछले साल से 10.5% मतलब 10.65% अधिक है। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए कितना पैसा है इस बार, 1.68 लाख करोड़। क्लियर है। समग्र व्यय का ये कितना है, 71.9%। ये पूंजीगत परिव्यय भी देख लो। एक्चुअली क्या है, रेवेन्यू आपने देख लिया था ना, और पूंजीगत परिव्यय कितना है, 24,152। इसमें कितनी ग्रोथ, इसमें कितनी वृद्धि कर दी है अपन ने, 58.17%। ये तो फिर भी ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो तो फिर भी ठीक है, कारण है उसके पीछे कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो कोई ना कोई संपत्ति तो क्रिएट हो रही है, या आपकी कोई लायबिलिटी कम हो रही है। 24,000 करोड़, 24,152। राजकोषीय देनदारी, राजकोषीय देनदारी ये क्या है मेरे मित्र, ऋण एवं अन्य दायित्व, फिजिकल मतलब कुल मिला के कि जितना कर्जा चुका रहे हैं वो देनदारी देख लो कितनी है, आपको देख के बड़ा आनंद आएगा। 31 मार्च 2022 तक हमारे माथे 4,62,845 करोड़ का कर्जा है, और पिछली बार से ये कर्जा कितना बढ़ गया है, 12.75% की इसमें वृद्धि हो गई है। कितना कर्जा राजस्थान के ऊपर, 4,62,845 करोड़। अभी आप देखना है कि आपका बजट कितना है। क्लियर। ये कह रहे हैं कि साहब इसमें से यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति जो हो रही है हमारी तथा जो करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको घटा देते हो तो ये कितना रह जाता है, 4.49 लाख करोड़ रह जाता है। कितना रह जाता है, 4.49 लाख करोड़ रह जाता है। ये जीडीपी का कितना है, हमें राजस्थान की जितनी जीडीपी है उसका 36% 37% तो हमारे माथे पे कर्जा है।
ईडी की कितनी है अपनी, देख लेना अभी कितने लाख करोड़ की है। घटना इस प्रकार है 13.5 लाख करोड़। ठीक है मेरे मित्र, घटना किस प्रकार, अच्छा घटक किस प्रकार है। ऋणों का भी देख लो कि कौन से ऋण सबसे नंबर 1 है। हमारा जो इंटरनल ऋण है, आंतरिक ऋण हमने जो ले रखे हैं वो कितना है, 3,21,000 करोड़। कितना, 3,21,000 करोड़। फिर हमने जो स्टेट इंश्योरेंस और प्रावधायी प्रोविडेंट फंड है वहां से पैसा कितना ले रखा है, 58,786 करोड़। दूसरे नंबर पर प्रोविडेंट फंड से हमने पैसा ले रखा है। आंतरिक ऋण नंबर 1, सेकंड नंबर पे स्टेट इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड से पैसा ले रखा है। तीसरे नंबर पर है भैया हमारा जो आरक्षित निधि और हमारे पास जमा है उसमें से हमने कितना पैसा ले रखा है, 50,503 करोड़ का ऋण ले रखा है। चौथे नंबर पर केंद्र सरकार से ऋण ले रखा है, कितना, 31,749 करोड़। सेंटर से कितना ऋण ले रखा है, 31,749 करोड़। क्लियर है। आरक्षित निधि एवं जमा तीसरे नंबर पे है। चलो इसको सीक्वेंस और देख लो, हमने कितना कर्जा माथा ले रखा है उसका अगर घटक देखते हैं तो सबसे ज्यादा आंतरिक ऋण कितना है, 3.25 लाख पकड़ लो, 3.21 लाख करोड़। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा, राज्य बीमा, स्टेट इंश्योरेंस और प्रोविडेंट आएगा, वहां से हमने ले रखा है, कितना है, 58,000। उसके बाद है तीसरे नंबर पर आरक्षित निधि। क्लियर है। तो चौथे नंबर पे केंद्र सरकार से ले रखा है। राज्य की कोषीय समेकन, ये क्या है सब, राजकोषीय समेकन, ये हमारे एग्जाम में भी मेंस में पूछा गया था। ये आपके जो राजकोषीय घाटा है इसको नियंत्रित करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो है, ये पूर्व में किए जाते हैं। ठीक है। राजकोषीय समेकन ये बता रहा है कि जो राजकोषीय देनदारी है वो रेवेन्यू रिसीव्ड का क्या रेशो है, कितना है, 251.66%। जितना रेवेन्यू आपके पास आ रहा है ना उसका भी कितना है हमारे पास अभी देनदारी, उसका भी 2.5 गुना है। उतना तो चुकाना है, 100 रुपये कमाओगे 250 रुपये देने हैं। क्लियर। राजकोषीय देनदारी और स्वयं के राजस्व का टैक्स प्लस नॉन टैक्स मिला देते हैं तो कितना गुना हो जाता है, ये 4.95 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे मित्र, 4.95 गुना हो जाता है। क्लियर है। स्वयं के कर राजस्व का टैक्स प्लस नॉन टैक्स दोनों मिला देते हैं। चलो कितना अभी आपको मैं उसके फिगर के हिसाब से भी अपन अभी टेबल डिस्कस करेंगे तो उसमें आ जाएगा। चलिए राजकोषीय स्थिति और परिस्थिति देख लीजिए, जो हमने अभी देखा है पढ़ा है उसको यहाँ पर और एक बार एग्जाम्पलीफाई करके देख लेते हैं। राजस्व प्राप्ति की मैंने बात करी, कितनी आपसे बात करी, सबसे नंबर पर स्वयं का कर राजस्व, अभी हमने देखा था नंबर 1 पे था, कितना करोड़ रुपए कमा के लेके आ रहे हैं हम, 74,808 करोड़। बहुत रेयरली पूछेगा ये अंदर की फिगर, तो सीक्वेंस पूछने की ज़्यादा कोशिश करेगा। दूसरे नंबर पर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, दूसरे नंबर पर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, उसके बाद क्या है, केंद्रीय सहायता, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, और तीसरे नंबर पर केंद्रीय सहायता, और चौथे नंबर पर क्या है, कर भिन्न राजस्व। दोबारा देख लेंगे, अगेन आ गया तो, वैसे पिछली बार भी यही था, सेम सीक्वेंस इस बार भी यही, और इससे पिछली बार भी आई थिंक आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था। स्वयं का कर राजस्व नंबर 1 पर है राजस्व प्राप्तियों में। दूसरे नंबर पर क्या है, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले खुद ने कमा के खा लिया, फिर कह रहे हैं कि भैया उससे मांग के लेके आओ, किससे, वो अंकल जी से जिसने हमसे पैसा ले रखा है, तो केंद्रीय करों से हिस्सा लेके आ रहे हैं। अब वो भी पैसा हमारे पास आ गया, अब और पैसा जो हमारा था वो कहाँ से लिया हमने, कहीं से सहायता मांगते हैं पूरी करने के लिए, केंद्रीय सहायता। चौथे नंबर पर कर भिन्न राजस्व। गैर साख पूंजीगत प्राप्ति, ये कितनी है, 2405 है। यदि मैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स और आपकी कैपिटल रिसीप्ट्स गैर साख वाली जोड़ देता हूं तो कितनी जाती है, 1,86,000 करोड़। और वैसे कितनी है अपनी रेवेन्यू रिसीप्ट, 1,83,000 करोड़। आप 1.83 याद कर लोगे तो भी पार पड़ जाएगी। 1,83,920, 1,86,325। अब बताओ 1,86,000 करोड़, ये तो हमारी क्या थी, आय थी। खर्चा कितना कर रहे हैं, 2,34,563। इसको याद करने में आपको फिगर को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। खर्चे में हमने क्या किया, 2 रुपये निकाले, फिर 3 रुपये निकाले, फिर 4 रुपये निकाले, फिर 5 रुपये निकाले, फिर 6 रुपये निकाले। कितना बढ़िया फिगर है।
दे बढ़ तू, पूरा पूरा फिगर दे दे, हमें याद है 2 3 4 5 6 कुल व्यय। क्लियर है? 2 रुपए खर्चा किया, 3 रुपए खर्चा किया, 4 रुपए खर्चा किया, 5 रुपए खर्चा किया, 6 रुपए खर्चा किया, फिर एंड में 3 रुपए बच गए। क्लियर है? ऐसे याद कर लेना। 2,34,563 लाख करोड़। क्लियर है? और हमारी कमाई कितनी है? 1,86,000 करोड़ कैपिटल रिसीट्स में मिला के, मतलब 1,86,325 करोड़। अब इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही क्या है? कर्जा। यही हमने कर्जा लिया है, यही हमारी फिजिकल डेफिसिट है। क्लियर है मेरे मित्र? चलो अब इसमें से भी अगर देखना चाहो तो देख लेना आप। राजस्व तो यह है 2 लाख के आसपास का, और बाकी आपके ब्याज का भुगतान आप 24,000 करोड़ तो आप ब्याज का भुगतान कर देते हैं। 28,000 उदय योजना के अंतर्गत व्यय है। क्लियर है? और उधार और अग्रिम कितना ले रहे हैं? 621 ले रहे हैं। इन सबको जोड़ जाड़ के घटा घटू दोगे तो भी आपका आ जाएगा, टोटल बैठ जाएगा। ठीक है मित्र? चलो अगर बोर्ड बड़ा होता है ना तो भी दिक्कत आती है। ये दोनों तो क्या राजस्व व्यय का ही पार्ट है ना मेरे मित्र। और फिर इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका? पूंजीगत परिव्यय जुड़ जाएगा, ये वाला पूंजीगत परिव्यय ये जुड़ जाएगा। ठीक है? ये तो हो गया आपका राजस्व व्यय, ये हो गया आपका पूंजीगत परिव्यय, और ये आपने उधार ले रखे हैं, ये आपने उधार ले रखे हैं। आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका कुल व्यय आ जाएगा। एक तो आपने जोड़ दिया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आपका बोरोइंग और लोन जो है उधार एवं ऋण, अग्रिम सॉरी है ना, पेज एंड मीन्स एंड एडवांस। इन तीनों को जोड़ दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा मेरे मित्र? कुल व्यय आ जाएगा कि इतना हम खर्चा कर रहे हैं। क्लियर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और उधार और अग्रिम, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तीनों किन को जोड़ेंगे? 2,09,790 रेवेन्यू, 24,152 कैपिटल, और अग्रिम है उधार और अग्रिम, ऋण और अग्रिम 621 करोड़। अब हमारी भैया इकोनॉमी, स्टेट की जीडीपी भी आपको मालूम होनी चाहिए कितने लाख करोड़। प्रचलित कीमतों पर, आज की कीमतों के आधार पर देखेंगे तो कितनी है? 12,18,193 करोड़। कितनी है मित्र? 12,18,193 करोड़ हमारी प्रचलित कीमतों पर जीडीपी है। स्पष्ट है? स्थिर कीमतों पर कम होगी। ठीक है? प्रचलित कीमतों पर हमारी जीडीपी कितनी है? 12,18,193 करोड़। चलो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना है भैया? राजस्व घाटा ऊपर लिखा हुआ था 25,870। कितना है? 25,870 राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट कितना है? पूछेगा आपसे फिजिकल डेफिसिट, जो मैंने ऊपर लिख दिया है ना उसकी समरी मैंने वैसे बना के ऊपर लिख दी है, तो आपको समझाने के लिए और बता रहा हूं मैं। 48,238 करोड़। इस 48,238 करोड़ में से ब्याज का भुगतान जो आपने कर दिया वो घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा मेरे मित्र? प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। ये सारे फार्मूले बहुत अच्छे से अपन ने इकोनॉमी वाले सेशन में समझे हैं, तो देख लेना उसको, वीडियो को एक बार जाने से पहले, घबराना मत, ये सब फिर आप बाद में क्लियर हो जाएंगे। अब ये मेरे मित्र जो आपका राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, 48,000 में से अगर मैं ये ब्याज का भुगतान जो मैंने किया है 28,100 करोड़ रुपए, ये घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? प्राथमिक घाटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा मित्र? प्राथमिक घाटा आ जाएगा। और वेतन और मजदूरी पे हमने देखा था कितना खर्चा कर देते हैं, 36% तो वेतन और मजदूरी पे जितनी कमाई है उसमें से चले जाता है। पैसों में भी देख लो 57,118 करोड़ रुपए देते हैं हम। राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत कितना है? 31। और राजस्व व्यय, जो व्यय कर रहे हैं 100 रुपए खर्चा कर रहे थे, 100 रुपए में से 36 रुपए हम किस में कर देते हैं? आपके वेतन और मजदूरी पे कर देते हैं। इसमें पेंशन और ब्याज उसके लिए शामिल नहीं है। अब एग्जामिनर इसको दो तरीके से पूछ सकता है। एक ये पूछ सकता है कि वेतन एवं मजदूरी का राजस्व प्राप्त
संपत्तियों से प्रतिशत कितना है, वो तो है 31, और राजस्व व्यय से कितना प्रतिशत है, वो है 36। क्लियर है। ब्याज भुगतान आपने देख लिया। राजकोषीय देनदारी कितनी है अपनी, 4,62,000 करोड़। हमारे माथे कितना कर्जा है, 4,62,000 करोड़। हमारी जीडीपी का कितना है ये, 37.99। कितना है, 37.99। जीडीपी कितनी थी अपनी, 1,21,18, मतलब 12,00,000, 1,21,18 ही है ना, एक 1,21,81 सॉरी है ना, 1,21,81 93। लास्ट के दो फिगर है 93, 1,21,813, सॉरी सॉरी सॉरी, 193 ना, 12,00,000 है, 12,18,193, 12, 18, 19 थी। ये हमारी जीडीपी है, इसका आप निकाल के देख लेना भैया। राजकोषीय देनदारी आपका 37.19%, 99% आ जाएगा। अब ये राजस्व प्राप्ति और इन सब के बारे में देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छे से अपनी ऊपर सारी चर्चा होगी। देखो अगला है, इस चैप्टर का पार्ट आता है, देखो एक क्वेश्चन तो आएगा, जो ऊपर वाला पार्ट अभी अपन ने चर्चा किया। अगला क्वेश्चन आएगा अपना इस वाले पार्ट से, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। क्या पूछता है इसमें कि अपने राजस्थान में जितनी भी भाई सहायता परियोजना चल रही हैं, आपने बजट का तो हाल देख ही लिया तो जो परियोजनाएं चल रही हैं, बाहर से भी सहायताएं मिलती हैं। ऐसी 10 परियोजना है जिनको हम भाई सहायता परियोजना राजस्थान में चल रही हैं, उसका पैसा बाहर से आता है और वो हमारे यहाँ पर हमारी सामाजिक रूप में मदद करते हैं। क्लियर है। अब इसमें देखो मैं आपको थोड़ा टिडबिट बता दूंगा, क्लियर है ना ये। इसमें साइड में एक और आ जाएगा क्या, खुल जा, खुल रहा है। मैं क्या थोड़ा सा इसको और कंपैरिजन करके बता दूंगा। देखो दो तीन ही एजेंसी हैं जो हमारे यहाँ पर क्या करती है, पैसा हमारे भाई सहायता अनुदान करती है, जैसे कि एडीबी है, ठीक है, जाइका है, ये दो तो बड़े नाम हैं, ये दो तो बड़े नाम हैं। वो बढ़ जा, तेरी बड़ी हो। आप कहेंगे सर क्या खेल खेलने लगे, क्या एक बार क्या ये बताना जरूरी नहीं, तो मेरे मन को क्या शांति ऊपर नीचे घुसेंगे दोनों के दोनों। करके तो मानेंगे मित्र।
एक क्वेश्चन का सवाल है ना, यही हाथों हाथ याद हो जाए तो बढ़िया है। इसलिए भैया मैं इसमें जोर लगा रहा हूं। चलो ठीक है। देखो मैं आपसे क्या कह रहा था कि पहली चीज तो ध्यान रखना कि कितनी है ऐसी योजनाएं जो बाहर से हमें सहायता कर रही हैं। 10 हैं। कितनी है मेरे मित्र? 10 हैं। अब देखो एक एक करके मैं आपको इसमें बाइफिकेशन बता दूंगा, उसका ध्यान रखना। एडीबी, वर्ल्ड बैंक और जायका और एनडीबी, एक बार आप ऐसे बांट लो, ठीक है। आओ थोड़ी सी एक्सरसाइज और कर लें। एडीबी की कितनी है? 1 2 3 4। बहुत बढ़िया। एडीबी की कितनी योजना है? 4। मैं बड़ा करके और बता दूंगा। एडीबी की कितनी योजना है? 4। वर्ल्ड बैंक की हम योजनाएं देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की कितनी है मेरे मित्र? 2। कितनी हो गई? 6। जायका की कितनी है? 2 होनी चाहिए। हाँ जायका की भी मेरे मित्र कितनी है? 2। 4 4 8। और एक हो गई अपनी एनडीबी की, और एक कौन सी रह गई मित्र? वर्ल्ड बैंक की 2, नहीं वर्ल्ड बैंक की 3 है ना। 1 2 3। वर्ल्ड बैंक की कितनी है मेरे मित्र? 3 है। वर्ल्ड बैंक की कितनी है दोस्तों? 3 है। एक बार आप आराम से समझ लो, आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। देखो जायका जो है ना, इसमें आपको जायका वालों को ऐसा लगता है राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो जैसे जायका और जैसे जल जल वाली योजनाएं आपको जायका से मिलेंगी। इसमें एक अपवाद भी है, ठीक है। पहले अपन जायका वाली देख लेते हैं। जिस भी योजनाओं में जल आ रहा है, जैसे कि सबसे पहली जल क्षेत्र आजीविका सुधार, तो एक तो कौन सी हो गई? जल क्षेत्र आजीविका सुधार, लाइवलीहुड। ठीक है। दूसरी जल क्षेत्र से क्या हो गई? जल आपूर्ति फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। वर्ल्ड बैंक की 3। दूसरी कौन सी हो गई मेरे मित्र? ग्रामीण क्षेत्र में जल आपूर्ति, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बार मेरे साथ कर लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। फ्लोरोसिस कहाँ ज्यादा होता है बता दो भैया? राजस्थान में। दो ये योजना ध्यान रखना, नागौर झुंझुनू बाड़मेर। यहाँ पर तो भैया ना ये ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस में स्पेशल रूप से काम चल रहा है। क्लियर? इसी तरीके से अब मेरी बात समझो। ये तो था जल क्षेत्र आजीविका और जल क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आपूर्ति। एक यदि रेगिस्तान आ गया, क्या रेगिस्तान आ गया और रेगिस्तान से जल से संबंधित आ गया, तो उसके लिए कौन काम पैसा दे रहा है? एनडीबी दे रही है। एनडीबी दे रही है। रेगिस्तान क्षेत्र के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, जल क्षेत्र पुनः संरचना, पुनः संरचना प्रोजेक्ट। और ये काम कहां कहां पर चल रहा है? उधर से आप बेल्ट पे आ जाओ, पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। चूरू सीकर में ध्यान रखना झुंझुनू नहीं है। झुंझुनू नहीं है, चूरू है, सीकर है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ऊपर से पश्चिमी की तरफ से सीधा नीचे आते चल जाओगे बाड़मेर तक, वो सारे के सारे हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान में आ गए जल वाले। रेगिस्तान जल वाला किसमें? केवल ये याद रख लो, रेगिस्तान जल क्षेत्र वाला आ गया तो एनडीबी, बाकी सारे जल वाले आ गए तो जायका में चले जाना। कहां चले जाओगे? जायका लगा देना टिक। चलिए अब एडीबी का देख लो। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये कहां पर करेगी भैया? एडीबी। एडीबी अधिकतर अपना पैसा वहां लगाती है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है।
क्लियर है? देख लो, शहरी क्षेत्र में पैसा खूब लगाती है। तो शहरी क्षेत्र का विकास कार्यक्रम से संबंधित योजना आ गई तो एडीबी। दूसरा मध्यम नगरीय, मध्यम नगरीय से संबंधित योजना पूछ ली तो एडीबी। राजमार्ग निवेश, राजमार्ग निवेश पूछ ली तो एडीबी। और राजमार्ग निवेशी 2, फेज फर्स्ट, फेज 2, ये चारों किस में आएंगी मेरे मित्र? एडी में आएंगी। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर आपसे देखो निवेश, निवेश की बात पूछ ले, राजमार्ग निवेश, इसमें थोड़ा सा ना वो है लकुना है, ध्यान रखना। यदि राजमार्ग निवेश पूछ ले तो किस में आएगा? एडी में आएगा। ठीक है, एडी में आएगा। एक है वर्ल्ड बैंक, बी से विश्व और वी से विकास। यदि राजमार्ग के विकास की बात आ जाए तो वह विश्व बैंक में आएगा। ये ध्यान रखना बस है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, और ये भी फेज 2 है, ये किस में आएगा मेरे मित्र? वर्ल्ड बैंक में आएगा। किस में आएगा? वर्ल्ड बैंक में आएगा। बाकी इसके बाद की कोई भी योजना आ जाए सब वर्ल्ड बैंक में आएगी। कौन सी? देख लो फिर भी आप, वित्तीय क्षेत्र की, बैंक है ना तो वित्तीय प्रबंधन वाली बात आ जाएगी। क्लियर है? और कौन सा रह गया था अपना? एक और वर्ल्ड बैंक का रह गया, हाँ, बांध पुनर्वास के लिए, बांध पुनर्वास प्लस, बांध पुनर्वास प्लस सुधार, 3 हो गई अपनी। अब मेरी बात समझ। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता जाता हूँ, आप तो बताना, अगर रेगिस्तान में जल क्षेत्र से संबंधित किसी प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने की बात आ गई तो कौन सी एजेंसी लगाती है? एनडीबी लगाती है। बस, बाकी जल क्षेत्र की कोई सी भी आ जावे, जायका कर देना। अगली बात, एक और इंपॉर्टेंट, वही एग्जामिनर अधिकतर पूछता है, यदि राजस्थान राज्य राजमार्ग के विकास के कार्यक्रम की बात हो रही है, विकास की, वी से विकास, हिंदी का वी, और वी से विश्व बैंक, तो ये किस में आएगा? विश्व बैंक में आएगा। इसके अलावा आपके शहरी संबंधित जो भी योजनाएं हैं वह किस में जाएंगी? एडीबी में। जैसे शहरी क्षेत्र से रिलेटेड हो गई, मध्यम नगरीय से रिलेटेड हो गई। बस एक लफड़ा पड़ता है आपका, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, तो अगर राजमार्ग में निवेश की बात हो रही है तो एडीबी, और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम तो कौन सा आ जाएगा? वर्ल्ड बैंक आ जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और ये जो कब से कब तक चल रही है मेरे मित्र, इसमें इतना आप परेशान मत होना, ठीक है? फिर भी एक बार अपन अवलोकन हाथों हाथ कर लेते हैं। ये क्लियर है ना? ये एक्सरसाइज हो गई आपकी 10 की 10 की। इसके अलावा एक मिटिगेटिंग पावर्टी वाला है, एम पावर है, वो सब चल रहे हैं। एक जर्मनी वाला KFW वाला, वो सब पुराने वाले हैं, उन पे आप ये ध्यान कर लो आप तो ना। चलिए, 2023 में पूर्ण होने वाली योजना एक बार देख लो आप तो, बस उसके बाद बाकी देख लेंगे। एक तो कौन सी थी? शहरी क्षेत्र में विकास कार्यक्रम, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्या है? शहरी क्षेत्र है, तो ध्यान रखना शहरी क्षेत्र किस में जाएंगे? एडीबी में जाएंगे। क्लियर है? ये मार्च 23 में पूर्ण होनी है। और कौन सी है 23 वाली? और कोई सी 23 वाली इसमें नहीं है। ठीक है, अब 27 में पूर्ण होने वाली देख लो। एक तो बांध बांध पुनर्वास 27 में पूरी हो रही है, और मध्यम नगरीय ये भी 27 में पूरी हो रही है। एक मध्यम नगर था, उसके पास में बांध था, उनकी योजना कब पूरी हो रही है? 27 में पूरी हो रही है। कब पूरी हो रही है? 27 में पूरी हो रही है। 23 में कौन सी योजना पूरी हो रही थी अपनी? शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्या? शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 27 के 2 हो गए। ठीक है मित्र, एक 25 का और देख लो, जो 25 में पूर्ण हो रहा है। एक ही है ना 25 में? 25 में एक ही है।
रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए, रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, ट्रांस परियोजना 2025 में कौन पैसा खर्चा लगा रहा है? एनडीबी लगा रही है। कौन लगा रही है? एनडीबी लगा रही है। क्लियर है? रेगिस्तान क्षेत्र में जल वाला एनडीबी, बाकी सारी जल वाले जायका, बाकी सारे मित्र जायका। क्लियर है? अब एक बात और देखो, ध्यान करो, जायका की कोई भी परियोजना है ना, वो 2024 में मेरे मित्र क्या हो रही है? पूर्ण हो रही है। बाकी सारी वैसे 2024 है, तो फिर भी ध्यान करने के लिए जायका की 2024 में पूरी हो रही है। एक और ध्यान कर लेना, राजमार्ग निवेश जो भैया किस में है? एडीबी में है, ये पूर्ण हो चुकी है 2022 में इसके हिसाब से। बाकी अभी प्रोग्रेस चल रही हो तो चल रही हो। आप तो दो ध्यान रखना, 2027 वाली, 2027 वाली कौन सी है? एक मध्यम नगर है, उसके पीछे क्या बांध का पुनर्वास का काम चल रहा है। क्लियर है? वहां पर 2027 में पूर्ण होनी है, ये बात आप ध्यान रखना। जायका वाली 2024 में पूर्ण हो रही है। क्लियर है? इतना सा ध्यान रख लेना, ऑप्शन से फिर बाकी आप कर लाओगे। चलिए, अब ये जो हमने सार्वजनिक बाहर से जो आ रही हैं कंपनियां या बाहर से जो पैसा लगाना चाह रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो यहाँ उसके लिए हमने एक इंस्टीट्यूशंस भी बना रखे हैं कि आप या यहाँ की भी कंपनी है हमारे साथ मिलके भैया आप पैसा लगाओ, जिसको आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, और हम मिलके क्या करेंगे? यहाँ पर विकास कार्य करेंगे, या आप कमाई करो और इस बहाने क्या है, हमारा काम ये थोड़ी है सड़क बनाओ, मार्केटिंग करो, ये फलान टिकाओ, हमारा तो लोक सेवा का काम है, तो हम लोक सेवा करेंगे, ये सारे बाकी काम आप करो। क्लियर है? कहाँ से मशीनरी लाएंगे, एम्प्लॉय लाएंगे, और हमारा इंजीनियर घूम घूम फिर के मजदूर उठाता रहेगा, ये हमारे काम नहीं है। तो पीपीपी के अंतर्गत हमने क्या कर रखा है? एक सार्वजनिक निजी सहभागिता के अंतर्गत हमने एक इंस्टीट्यूशंस और बाकी हमने पीपीपी सेल ये इत्यादि हमने बना रखे हैं। क्लियर? इसको देख लेते हैं एक बार। निजी सहभागिता बढ़ाने के लिए हमने कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क बना रखा है। सबसे पहले तो क्या हमने किया, एक कहीं भैया ऑफिस तो हो, तो हमने एक इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था करी है कि इससे रिलेटेड जो भी मैटर आएंगे वो ये इंस्टीट्यूशन हैंडल करेगी। वो कितने लेवल की है? वो त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा है। कितनी है? त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा है। इसमें सबसे ऊपर कौन सी कमेटी है? अप्रूवल कमेटी है। कोई भी ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है पीपी के लिए, तो सबसे पहले उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी स्टेट से, और स्टेट से अप्रूवल कौन देगा? सबसे बड़ी अपनी इसमें संस्था है सीआईडी। क्या है? काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेडेड बाय कौन? चीफ मिनिस्टर। जितने भी पीपीपी से रिलेटेड नीतिगत मुद्दे हैं उसके संबंधित निर्णय राज्य सरकार द्वारा ये सीएम साहब की अध्यक्षता में सीआईडी लेती है। अच्छा, कौन से प्रोजेक्ट जाएंगे? जैसे आपका मन किया 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो आप चल जाओगे कि सीएम साहब के पास? नहीं, सीएम साहब के वही प्रोजेक्ट की अनुमति के लिए आप आओगे जिसमें 500 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट कॉस्ट हो। नहीं, 500 करोड़ से ज़्यादा की कॉस्ट हो। इस सीआईडी को सहयोग के लिए हमने क्या किया? एक ईसीआईडी बनाई, एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये कौन अध्यक्षता है इसके? मुख्य सचिव साहब करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से हमने इनके लिए ये रोड स्टेट से, स्टेट रोड का है। क्लियर है? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी कर रहा है। इसी अनुमोदन समिति में एक स्विच चैलेंज प्रस्तावों के लिए एसएलईसी, स्टेट लेवल एम्पावरमेंट कमेटी बना रखी है, उसकी भी अध्यक्षता कौन कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी कर रहा है। अब आप छोटा सा ये ध्यान रखना, जो स्विच चैलेंज प्रस्ताव आपके पास आएंगे उसके रिलेटेड जो स्टेट लेवल एम्पावरमेंट कमेटी है वो किस विभाग के अंतर्गत है? प्रशासनिक विभाग उसका कौन सा है? आयोजना विभाग है। कौन सा है मेरे मित्र? आयोजना विभाग है। ये ध्यान रखना ना, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा इसमें डीप जाएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन वो खूब पूछता ही रहता है, खूब पूछता रहता है, आज नहीं तो कल खूब पूछे हैं उसने। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, प्रशासनिक विभाग इसका क्या है? आयोजना विभाग। जो भी स्विच चैलेंज प्रस्ताव आएंगे, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी कार्य कर रहे हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन सा है? आयोजना विभाग है। इसका ये अपनी एम्पावरमेंट कमेटी रोड स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, इससे संबंधित विभाग को कौन देखेगा? पीडब्ल्यूडी देखेगी, ऑब्वियस सी बात है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है मेरे मित्र? चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलो फटाफट इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे पीपीपी की जो संस्थागत व्यवस्था है वो कैसी है? त्रिस्तरीय ढांचा है। पहले स्तरीय ढांचे में कौन सी है? अप्रूवल कमेटी है। तो थोड़ा ठीक कर लेना ना मित्र, यहाँ पर पहले 1 नंबर पे आएगी अप्रूवल कमेटी।
अप्रूवल कमेटी में सबसे ऊपर कौन है? CID, ECID और दो और हैं अपने, एम्पावरमेंट कमेटी ऑफ रोड सेक्टर प्रोजेक्ट, और स्विस चैलेंज वाली अपनी है, स्विस चैलेंज वाली स्टेट लेवल एम्पावरमेंट कमेटी। क्लियर है? स्टेट लेवल एम्पावरमेंट कमेटी, ये चार आएंगी अप्रूवल कमेटी में। क्लियर है? चलो, और CID के अलावा तीनों कमेटी का अध्यक्षता कौन करेगा? ECID, रोड सेक्टर प्रोजेक्ट और स्विस चैलेंज के SLEC वाले में कौन करेगा? चीफ सेक्रेटरी साहब करेंगे। कौन करेगा मित्र? चीफ सेक्रेटरी साहब करेंगे। क्लियर है? चलो, और इसमें ना ध्यान रखना, स्विस चैलेंज वाले में चाहे PPP आए चाहे गैर PPP आए, वो तीन दोनों किस में जाएंगे? स्विस चैलेंज में जाएंगे। 500 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट CID में जाएंगे, C से चीफ मिनिस्टर और C से CID। ये पहला तो हो गया त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे में अनुमोदन समिति। अनुमोदन समिति के बाद कौन सा आएगा मेरे मित्र? PPP नोडल सेल। अभी नोडल सेल आ गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नोडल सेल आ गया कि भैया हमने अनुमति तो दे दी, अब आगे प्रोजेक्ट बढ़ेगा कैसे? वो सारे काम आपके PPP नोडल सेल में होंगे। 2007-8 में स्टार्ट किया था। PPP प्रोजेक्ट जो हैं राज्य सरकार के प्रयासों और जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कंपनी है उनके बीच में समन्वय के लिए PPP नोडल सेल है। ये किसके अंतर्गत काम करता है? ये भी प्लानिंग डिपार्टमेंट, आयोजना विभाग के अंतर्गत काम करता है। CID, ECID, SLC, ये जो हमने अपॉइंटमेंट अप्रूवल कमेटी देखी थी, ये इनका मेरे मित्र सचिवालय भी यही है। क्लियर है? और आयोजना विभाग का जो प्रभारी शासन सचिव होता है वो प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के इसके अधीन होता है। मतलब कि जो आपके आयोजना विभाग का शासन सचिव है, प्रभारी शासन सचिव है, वो PPP का क्या होता है मेरे मित्र? नोडल ऑफिसर होता है। PPP का क्या होता है मेरे मित्र? नोडल ऑफिसर होता है। क्लियर है? और तीसरे नंबर पे क्या है? फिर जिस विभाग का प्रोजेक्ट है उस विभाग के पास फिर बाद में प्रोजेक्ट की फाइल चल जाती है, संबंधित प्रशासनिक विभाग। तो तीन हो गए भैया अपने। पहली कौन सी हो गई? अप्रूवल कमेटी हो गई। दूसरी हमने अप्रूवल होने के बाद एक नोडल एजेंसी बनाई PPP की, ठीक है। और तीसरे नंबर पर क्या है? आपके जो भी संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, सपोज करो मैंने फूड से रिलेटेड कहीं पर इन्वेस्ट किया, हाँ, तो कहाँ चल जाएगा? फूड वाले डिपार्टमेंट के पास चल जाएगा। क्लियर? संबंधित विभाग के पास चल जाएगा। चलो, और ये जो नोडल सेल है ये सचिवालय के रूप में काम करता है PPP। इसमें एक बात का और ध्यान रखना, जो प्रभारी शासन सचिव है आयोजना विभाग का, वही इसका क्या है? PPP का नोडल ऑफिसर है। चीफ सेक्रेटरी मत कराना। अब देखो, मैं फिर कहता हूं कि ये राज्य सरकार के काम, ये रोड और ये बिल्डिंग फिल्डिंग बनाना नहीं है। ये सारे काम किसके हैं? आप तो केवल जन कल्याण के काम करो और उन पे क्या करो? निगरानी रखो। निजी क्षेत्र सहभागिता के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा उन्नत संयुक्त उपक्रम, ज्वाइंट वेंचर लगाए हैं। ये देख लो कौन कौन से हैं। ये अपनी कंपनी है, ठीक है, ये काम करती है आराम से, कंपनी एक्ट में बनी हुई है ये सारी की सारी। क्या? कंपनी एक्ट में बनी हुई है। ये पांचों भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी प्रश्न घूम फिर के आ ही जाता है। देखो मैं इसलिए आराम से कर रहा हूं कि इसमें आपको दिक्कत नहीं आवे मेरे मित्र। एक सेकंड, चलो। कौन कौन सी? एक नंबर पे PD कोर है। PD कोर क्या है? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। कब बनी थी? 1997 में। संयुक्त उद्यम कंपनी है, संयुक्त उद्यम, पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलकर, ठीक है। रेड कोर, ये क्या करती है रेड कोर साहब? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। मेगा हाईवे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका क्रियान्वयन का रेड कोर काम करती है, अलग से बॉडी बना रखी। 2004 में बनाई थी। कब बनाई थी? 2004 में। सौर ऊर्जा के लिए ध्यान रखना, अब सौर ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, और ये है SL सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। ये दोनों कब बनी थी? 2014 में बनी थी। सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड कहाँ के लिए? भादला, जोधपुर के लिए। यहाँ पर हम कितने मेगावाट के चरणबद्ध रूप से पार्क क्रिएट कर रहे हैं? 1000 मेगावाट। ध्यान रखना,
और जैसी एसएल प्राइवेट सेक्टर और जुड़ गया एसएल, ये कहाँ कर रहा है, जोधपुर और जैसलमेर दो जगह कर रहा है। कितने मेगावाट के कर रहा है, 750 मेगावाट के कर रहा है। जब हमारी अकेली कंपनी तो कितना है, भादला में कर रही है सौर ऊर्जा, वो ज़्यादा कर रही है 1000 मेगावाट, और ये मिलके भी कर रहे हैं एसएल के साथ में 750 मेगावाट। ध्यान रखना, जोधपुर जैसलमेर। एक है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, चिल्लाता रहता है ना राहुल गांधी, अडानी 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 अडानी, देख ले और काका जी अडानी के साथ। अरे बड़ी फालतू की बात कर, ये अब ऐसा विमर्श सेट करना, ऐसा नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं जिसका कोई धरातल नहीं है। इन बावड़ी झालरों को कौन समझाए। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड 2015, ये भी कहाँ है, जैसलमेर और भादला जोधपुर। क्लियर है ये। लेकिन अडानी साहब ने पैसा भी अच्छा लगाया है, तो यहाँ पर मेगावाट भी बढ़िया पैदा करेंगे। कितना, 2000 मेगावाट के सोलर पार्क चरणबद्ध तरीके से लगाएंगे। क्लियर है, इसमें से प्रश्न आ जाता है, इसलिए मेरे मित्र देख लो। निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ में राजस्थान सरकार द्वारा उन्नत संयुक्त उपक्रम बनाए हैं। कितने हैं ये, गिनती के 5 हैं। पीडी कोर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, पीडी कोर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के लिए बनाई है। कब बनी, 1997, दिसंबर 1997 में। इसके बाद पीडी कोर, पीडी कोर क्या है मेरे, सॉरी रिड कोर, रिड कोर क्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, मेगा हाईवे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए बनी 2004 में। फिर हमारे सौर ऊर्जा कंपनी राजस्थान लिमिटेड 2014 में, और एसएल सौर ऊर्जा कंपनी राजस्थान लिमिटेड, ये भी 2014 में। सौर ऊर्जा जो है कंपनी राजस्थान लिमिटेड 1000 मेगावाट के पार्क कहाँ लगा रही है, भादला जोधपुर में। क्लियर है। और एसएल के साथ मिलकर हम जो लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं, जोधपुर में भी और जैसलमेर में भी 750 मेगावाट के। दोनों की इनकॉर्पोरेशन कब हुई है, 2014 में हुई है। तीसरा है, सॉरी पांचवा है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, अडानी के साथ सबसे बड़ा पार्क 2000 मेगावाट, यहाँ पर 2000 मेगावाट, ये जैसलमेर में भी लगा रहे हैं और बडाला जोधपुर में भी लगा रहे हैं। केवल सौर ऊर्जा आ जाए कंपनी राजस्थान लिमिटेड, वो केवल बडाला में लगा रही है, लेकिन एसएल और अडानी दो जगह लगा रहे हैं, जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर जैसलमेर, अडानी भी जोधपुर जैसलमेर। क्लियर है। अडानी लास्ट में फॉर्म हुई है 2015 में। एक हमने ये परियोजना विकास कोष बना रखा है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, देख लो भैया लिखा हुआ, इसलिए 4.5 करोड़ में बनाया था इसलिए। लेकिन होता क्या, 2003 में बनाया था, लेकिन 2003 के हिसाब से ठीक है भैया। ये राजस्थान सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, टोटल भैया मालिक राजस्थान सरकार है। ऐसे ही भैया एक अपने वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना है कि 100 रुपये का कोई काम है, अब उसमें आज मैं पैसा लगाता हूँ, सपोज करो एज ए कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से या एज ए पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजर के हिसाब से। मैंने कहा साहब मैं क्यों लगाऊँ 100 रुपये, आपका जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट में जो मेरी कॉस्ट रिकवर होगी वो तो 60 रुपये होगी, 40 रुपये का घाटा मैं क्यों खाऊँ। आप करो लोगों का सामाजिक कार्य, मैं तो प्राइवेट आदमी हूँ। अगर यार चिंता मत कर विकास जी, ये जो बीच का गैप है 40 रुपये हम आपको दे देंगे, ये 40 रुपये हम दे देंगे। फिर ठीक है, उसके लिए आपको मेरे को ये सुविधा देनी पड़ेगी। आपने कहा वो भी सुविधा दे देगी गवर्नमेंट ने बोला। तो ये क्या है, वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना। अब आवश्यकता तो है, ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत भी है, लेकिन उसकी कॉस्ट कैसे रिकवर होगी। कॉस्ट रिकवर करने के लिए सरकार क्या करती है, इतना तो पैसा आप लगा दो, इतना पैसा हम दे देंगे, फिर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, फिर इसकी जो कमाई होगी उसमें इतना इतना करके ऐसे रिकवरी आप करते रहना। वो मतलब जो प्रोजेक्ट की जो वायबिलिटी गैप है वो पूरा कौन कर देती है, गवर्नमेंट कर देती है। क्लियर। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए 2007 में वायबिलिटी गैप योजना जारी की गई। इसकी 2 उप योजना है मेरे मित्र। आ जाएगी ना, ठीक है। 2 उप योजना है। पहली उप योजना में तो क्या है, सेंट्रल स्टेट 100% परिचालन लागत की वसूली के साथ सामाजिक क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कौन सी, सामाजिक क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे कि अपशिष्ट जल उपचार, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में कैपेक्स। इसमें क्या है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का मैक्सिमम 60%, 30% 30% मतलब मिलकर 30% कर लेंगे। क्लियर है, मिलकर 30% कर लेंगे सेंटर स्टेट, और जो बच जाएगा बाकी। लेकिन कौन से प्रोजेक्ट्स में 100% परिचालन लागत की वसूली
होगी, ध्यान रखना। सेंटर स्टेट मिलके इसमें क्या करेंगे, 60% में 30-30 कर दिया, बाकी जो है कि हम 60% ही दे रहे हैं, 40% तू लगा दे। क्लियर। आप लेकिन ये ध्यान रखना, उप योजना 1 और उप योजना 2 भी इसमें बना रखें। उप योजना 1 में ऐसे काम हो गए जिसमें 1 रुपये धेले की कमाई कहीं नहीं होती, जैसे कि अपशिष्ट जल उपचार है, जल आपूर्ति है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, सामाजिक क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ऐसे ही उप योजना 2 है, इसमें ध्यान रखना केवल लिखा हुआ है, केवल स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किए हैं। इसमें एटलीस्ट 50% ऑपरेटिंग कॉस्ट की वसूली, क्या एटलीस्ट 50% ऑपरेटिंग कॉस्ट की वसूली, सेंटर स्टेट 40-40 इसमें देंगे, बाकी वायबिलिटी गैप फंडिंग कितनी कर देंगे, सेंटर 40-40 कर देंगे। अब यहाँ कितना था, 30-30 था। क्लियर है। और देखो स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ पर भी है, ध्यान रखना, उप योजना फर्स्ट में भी है, लेकिन इसमें तो केवल लिखा हुआ, ये ध्यान रखना। उप योजना 2 में तो और कोई खर्चा और कहीं हम करेंगे नहीं, केवल उप योजना 2 में स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगे, इतना सा ध्यान रखना आप। और ये कहते हैं कि भैया कि वायबिलिटी गैप फंडिंग में कि जो कमर्शियल ऑपरेशन डेट है, जैसे कि आपकी 1 जनवरी को आपने बनू के चालू कर दिया, तो अगले 5 साल के लिए जो आपकी O&M लागत है, ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसका भी 50% क्या करेंगे, बियर कर लेंगे हम। सरकार कहती है चिंता मत करो, आप काम करो, 25-25 बांट लेते हैं सेंटर स्टेट एक तरीके से। अन्य सभी क्षेत्र में टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का मैक्सिमम 40% तक क्या कर लेते हैं, हम वायबिलिटी गैप फंडिंग कर देते हैं इसके अलावा। क्लियर है। देखो उप योजना 1 और उप योजना 2 में ध्यान आ गया ना, इसमें तो हम 40% से ज़्यादा भी क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उप योजना 1 में 60 देखा, यहाँ हमने 80 तक देख लिया, 40-40, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके अलावा जितने भी अन्य क्षेत्र में कोई भी प्रोजेक्ट लग रहा है उसमें मैक्सिमम 40% तक ही हम VGF देंगे। क्लियर है, ठीक है मेरे मित्र। चलो, कितनी परियोजना PPP के अंतर्गत हमने पूर्ण कर ली, मेंस का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया है आपका, ध्यान रखना, 10 नंबर का आ जाएगा, पूरा पूरा यही लिख के आना है आपको शॉर्ट फॉर्म में। PPP की कितनी परियोजना पूर्ण कर ली है, 200 में 5 कम, दोहरा सैकड़ा लगाने में 5 कम, आउट हो गए 195 पे, 195। क्रियान्वित जिन पे कार्य चल रहा है वो कितनी है, 28। अच्छा, बाकी कौन सी है, पाइपलाइन वाली, प्रक्रियाधीन। पाइपलाइन मैंने इसलिए लिखी है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो एक बार इंग्लिश का जरूर देख लेना। फिर कह रहा हूं, ऐसा प्रश्न आ जावे तो एक बार इंग्लिश को जरूर देख लेना। कितनी परियोजना पूर्ण कर ली, 195। ठीक है मित्र। प्रक्रियाधीन कितनी है, मतलब क्रियान्वित कितनी हो कर दी, 28, और पाइपलाइन में कितनी है, 31। क्लियर है। पाइपलाइन में 31, क्रियान्वित कितनी कर दी, 28। जो परियोजना अपन ने 195 पूर्ण कर दी हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, लगभग 17,365, 17,365 रुपए का हमने काम पूरा कर दिया PPP में। और क्रियान्वित मतलब जिन पे काम चल रहा है, काम चालू हो चुका है, वो कितनी की है, 4,341, 43-41। और प्रोसेस में कितनी है, 10,815 की अभी प्रक्रिया में बातचीत चल रही है। वो कहाँ पर होंगी, तो अप्रूवल कमेटी, PPP नोडल सेल, वहां पर काम चल रहा होगा। क्लियर है। एक और 2-3 बातें उनको देख लो। हमारे यहाँ पे सड़क विकास नीति कब है, अभी बनी है लेटेस्ट 2013। पहली कब बनी थी, 1994 पे। कहीं ये प्रश्न आया था 2013 पूछी गई थी सड़क विकास नीति, इसलिए इसमें डाल दिया मैंने, ध्यान रख लेना। सबसे पहले कब बनी थी, 1994 में बनी थी, इतना ध्यान रख लो। बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बनाओ, ऑपरेट करो, अपना लाभ लेने के बाद ट्रांसफर कर दो स्टेट को। ये BOT होता है, मॉडल होता है, ठीक है ना, PPP का। लेकिन इसमें क्या होता है, ट्रांसफर करते रहते नहीं है, सूदते रहते हैं कमाई, और ऊपर मंत्री जी को देते रहते हैं, सरकार लेती भी नहीं, ठीक है, या फ्री भी नहीं करती है। सामान्यतः टोल टैक्स में आपको ऐसे मिलेंगे। BOT सबसे पहले करने वाला राजस्थानी था, राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम 2004। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, पेट्रोल डीजल पर हम 1 रुपये का सेस लेते हैं, उपकर लेते हैं। वो जो 1 रुपये एक्स्ट्रा आता है वो हम क्या करते हैं, रोड्स की देखरेख और मेंटेनेंस, रख रखाव में हम क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। उसके लिए हमने राजस्थान एक राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम के अंतर्गत एक फंड बना रखा है। स्पष्ट है। राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम ये 2014 का है, ये 2014 का है, तो ध्यान रखना। राजस्थान सड़क विकास नीति 2013 और उसके बाद राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014
और राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि 2004 में बनाई थी, 1 रुपये का सेस लेते हैं। पेट्रोल डीजल पुराना क्वेश्चन है, जज ही पूछ गई तो ध्यान रख लेना। रोड की देखरेख और रख रखाव के लिए। चलिए मेरे मित्र, ये इंपॉर्टेंट था, 2 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। 1 घंटा लगाओगे 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। चलिए साहब, कोई भी समस्या किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना 8852000585। और भी कोई मन में शंका हो इससे संबंधित तो बात कर सकते हो आप, उसमें मतलब मैसेज डाल देना, मैं आपसे बात कर लूँ। चलिए मित्र, चलो साहब, बहुत बढ़िया, राम राम।